नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए देखते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ लिए थे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, मतलब हम लोग डायोड और रेक्टिफायर पढ़ लिए। अब देखते हैं कि जो डायोड है और रेक्टिफायर, इससे जुड़े हुए कुछ कठिन प्रश्नों के बारे में कभी कभी कुछ कठिन प्रश्न भी पूछ लेता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ क्या है कि ITI लेवल पे ज़्यादा डिटेल में नहीं किसी चीज़ का स्टडी कर रहे हैं, लेकिन तब भी जो परीक्षा में कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं पूछ लेते हैं, उसके बारे में भी ध्यान देना है। ठीक है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जैसे वो मान लीजिए पूछ लिया, अब इसमें हम 10-15 क्वेश्चन को करेंगे या कुछ टॉपिक को करेंगे जिससे डायोड से जुड़ा हुआ चीज़ें खत्म हो जाए और हम ट्रांजिस्टर की तरफ बढ़े। अगले चैप्टर में ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़े और फिल्टर के बारे में पढ़े। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ ले, किस डायोड में जंक्शन नहीं होता? किस डायोड में जंक्शन नहीं होता है, बताइए। किस डायोड में जंक्शन नहीं होता? हर डायोड में देखोगे जंक्शन तो होता ही होता है, लेकिन बताइए कौन से डायोड में जंक्शन नहीं होता है। ये प्रश्न आपसे पूछा है कि बताइए कौन से डायोड में जंक्शन नहीं होता है। किस डायोड में जंक्शन नहीं होता है, बताइए। तो आपने पढ़ा होगा शॉर्टकी, जो शॉर्टकी डायोड होता है उसमें जंक्शन नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, बहुत बार परीक्षा में पूछ भी लेता है। ठीक है, और देखिए कभी कभी वो फुल फॉर्म भी एक आध पूछ लेता है, बहुत बार पूछा हुआ है। जैसे CCD का पूरा नाम, कि CCD का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है CCD का पूरा नाम? C का मतलब हो गया चार्ज कपल्ड डिवाइस। क्या होता है? चार्ज कपल्ड डिवाइस। ठीक है, CCD का पूरा नाम, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन हमको याद आते रहेंगे हम आपको बताने का प्रयास करते रहेंगे। चलिए देखते हैं आगे की तरफ कुछ क्वेश्चन। अब देखिए जैसे कि कोई डायोड है, डायोड का नामकरण कैसे करते हैं? ठीक है, डायोड का नामकरण कैसे करते हैं? ठीक है, तो जब भी डायोड का लिखेंगे तो पहले दो ठो क्या लिखेंगे? अल्फ़ाबेट, पहले दो ठो अल्फ़ाबेट रहेंगे, उसके बाद डिजिट कोई रहेगा, उसके बाद डिजिट। ये दो ठो क्या रहेंगे? अल्फ़ाबेट। ये सब अल्फ़ाबेट रहेंगे, कोई भी ABCD इस तरह का कुछ रहेगा। ठीक है, उससे हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, डायोड का नामकरण में देख रहे हैं हम लोग। चलिए, तो अगर नाम वो लिख दिया, जैसे मान लो कि लिख दिया, जैसे अगर A से शुरुआत कर रहा है, यहाँ अगर पहले अक्षर पे A लिखा है, ठीक है, तो A का मतलब वो बना है जर्मेनियम का। अगर यहाँ लिख दिया B तो B बना है सिलिकॉन का। ठीक है, अगर A लिखा है तो जर्मेनियम का बना है, B लिखा है तो सिलिकॉन का बना है। हम बता भी दिए थे कि कौन अच्छा होता है कौन ख़राब होता है। तो जर्मेनियम का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग देखेंगे तो 72 से लेके 200 डिग्री तक होता है, और इसका 200 से डिग्री से अधिक भी काम कर लेता है, इसीलिए बेहतर माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आपने देखा कि अगर A लिखा है तो हम लोग समझेंगे जर्मेनियम, और B लिखा है तो समझेंगे सिलिकॉन। ठीक है, अब ये तो पहले अंक की बात रही। ठीक है, लेकिन अगर दूसरे अंक पे लिखा है उसका क्या मतलब समझेंगे कि जो दूसरे नंबर पे है वह क्या है। तो दूसरे नंबर पे वो बताता है डायोड की टाइप, को किस टाइप का डायोड है।
दूसरा जो नंबर है बताएगा डायोड की टाइप, किस तरह का डायोड है वो। ठीक है, समझ में आया? जैसे एक आध एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि वो क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, जैसे उसने पूछ लिया BY127, ये क्वेश्चन आया हुआ है BY127 में B का क्या मतलब है। BY127 में B का क्या मतलब है, तो B का मतलब क्या बताया, B का मतलब हमने क्या बताया, सिलिकॉन है। आपके एग्जाम में यही सब पूछेगा। ठीक है, ये Y ये सब नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ का पूछ लेता है कभी कभी। जैसे यहाँ पर Y की जगह हुआ, कभी कभी इजी पूछ लेता है, जैसे Z पूछ ले या BZ लिखा हो तो Z का मतलब समझेंगे जीनर डायोड। अगर यहाँ पर हो सकता है वह P लिख दे तो हम समझेंगे वो कैसा डायोड है, फोटो डायोड है। ऐसे अगर वो लिख देता है R लिख दे तो उसका मतलब क्या समझेंगे, X लिख दे तो उसका मतलब क्या समझेंगे, Y लिख दे तो क्या समझेंगे। ठीक है, ये भी देख लेंगे। कुछ का मान लीजिए देख लीजिए। चलिए दूसरा अच्छा, चलिए इसको मिटा के अच्छे से लिख ही देते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए अच्छे से लिख देते हैं। पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, और इसके बाद क्या रहेगा, अंक। क्या रहेगा, अंक। अगर A लिखा है तो हम क्या बताएं, जर्मेनियम समझेंगे। B लिखा है तो हम समझेंगे सिलिकॉन। अगर Z लिखा है तो हम समझेंगे कौन सा डायोड है, जीनर डायोड। अगर P लिखा है तो समझेंगे क्या है, फोटो डायोड। अगर X लिखा है तो क्या समझेंगे, वायरेक्टर डायोड। अगर Y लिखा है तो हम क्या समझेंगे कि क्या है, रेक्टिफायर। ठीक है, ऐसे ऐसे देता है। ठीक है, तो अभी जो हमने प्रश्न दिया था कि क्या था प्रश्न में, BY127 पूछा था, तो Y का मतलब, B का मतलब हम क्या समझेंगे, सिलिकॉन, और Y का मतलब क्या समझेंगे, Y क्या है, रेक्टिफायर को बता रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपका डायोड का नामकरण आप समझ गए होंगे। पहला अक्षर क्या बताता है, दूसरा अक्षर क्या बताता है। दूसरा अक्षर आपसे नहीं पूछता है ज़्यादा, अब पूछे के बाद जनरली यही सब पूछ लेता है। ठीक है, बल्कि पहला अक्षर ही ज़्यादा पूछता है, तो आप उसको ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी अभी देखिए, ये तो दो सवाल हो गया। तीसरे तरफ का सवाल मान लीजिए वो पूछ ले कि मान लीजिए कि वो दिया है आपका कोई, पहली बात तो समझ लीजिए इसमें जो ट्रांसफार्मर प्रयोग होता है ना, अगर हम रेक्टिफायर जो लगा रहे हैं, रेक्टिफायर में कैसे ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे, रेक्टिफायर में कैसे ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं बताइए। रेक्टिफायर में कैसे ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग करते हैं, तो हमारे पास ट्रांसफार्मर है ही कितने टाइप के, ट्रांसफार्मर हमारे पास दो ही तरह के हैं ना, कौन कौन से, एक है स्टेप अप, एक है स्टेप डाउन। यहाँ तो वोल्टेज बढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें कम वोल्टेज से काम हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन से ट्रांसफार्मर लगेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। तो रेक्टिफायर में कैसे ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग हमेशा किया जाता है। ये भी परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफार्मर तो हम समझ गए। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है। चौथा देख लीजिए, जो कठिन क्वेश्चन बनाते हैं वह सिंगल फेज के लिए। हमारे पास जो फेज होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है सिंगल फेज, एक होता है थ्री फेज। ठीक है, मान लीजिए टू फेज का भी ले लीजिए, तो सिंगल फेज अगर है हमारे पास, तो सिंगल फेज में हम लोग देखेंगे, डबल फेज में देखेंगे, ट्रिपल फेज में देखेंगे। अगर सिंगल फेज में वो रिपल फ्रिक्वेंसी आपसे पूछ ले, ठीक है, सिंगल फेज में क्या पूछ ले, रिपल फ्रिक्वेंसी, तो रिपल फ्रिक्वेंसी क्या होगा। हालांकि वो डबल फेज में पूछता नहीं है, लेकिन उसी के आधार पे आप दे सकते हैं, लेकिन आप इसका याद रखिए, डबल फेज का भी बता दूंगा। तो सिंगल फेज में अगर रिपल फ्रिक्वेंसी पूछ ले तब क्या बताएंगे, और थ्री फेज में है रिपल फ्रिक्वेंसी तब क्या बताएंगे। अब देखिए
उसके साथ साथ ही वो पूछेगा हाफ वेव रेक्टिफायर में बताना है कि फुल वेव में बताना है। ठीक है, हाफ में बताना है कि फुल में बताना है। अगर सिंगल फेज है और हाफ वेव है, सिंगल फेज का अगर ट्रांसफार्मर लगा है, सप्लाई दी जा रही है, और हाफ वेव में अगर पूछ रहा है तो आपका हाफ वेव में अगर पूछ रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, EFI होगी। मतलब जो दिया होगा वही होगी किसके, सप्लाई फ्रिक्वेंसी की। जितनी सप्लाई फ्रिक्वेंसी होगी उतना ही EFI होगी। ठीक है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर होगा। लेकिन अगर फुल वेव होगा, मिला जुला के समझिए डायोड के हिसाब से। ठीक है, सीधे डायोड से पकड़िए। सिंगल फेज अगर है, हाफ वेव में कितना डायोड होता है, 1। फुल वेव में कितना डायोड होता है, 2। अगर ब्रिज कह लेता तो 4। ठीक है, तो अगर हाफ वेव है मतलब 1 डायोड है, कितना डायोड, 1 डायोड। फुल वेव में कितना डायोड, 2 डायोड। ठीक है, तो जितना डायोड उतना गुना फ्रिक्वेंसी। यहां सीधे सीधे समझिए, रिपल फ्रिक्वेंसी, जो रिपल फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, डायोड की संख्या गुणे सप्लाई फ्रिक्वेंसी। डायोड की संख्या गुणे सप्लाई फ्रिक्वेंसी, डायोड की संख्या गुणे सप्लाई फ्रिक्वेंसी। अगर सिंगल फेज है तो कितना डायोड लगाएंगे, 1 डायोड। ठीक है, तो जब डायोड की संख्या 1 रखेंगे, सप्लाई हमारा 50 और 60 हर्ट्ज जो भी दिया है उसका उसमें गुणा करा देंगे तो हमें रिपल फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी। लेकिन अगर सिंगल फेज है और फुल वेव रेक्टिफायर है, कह रहा सिंगल फेज है फुल वेव रेक्टिफायर है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में कितना डायोड होगा, तो डायोड की संख्या यहाँ रखेंगे 2 और उसकी गुणा करा देंगे तो हमें वो मिल जाएगा। 3 पेज में ऐसे, 3 पेज में अगर हम देखें, ठीक है, तो फुल वेव के लिए अगर देखें तो कितने, सिंगल फेज के लिए देखें तो सिंगल फेज में कितना लगेगा, तो 3 डायोड। अरे हाफ वेव में 3, अगर फुल वेव में चले तो यही कितने डायोड हो जाएंगे, 6 डायोड। ये भी प्रश्न पूछा है, कितने डायोड, 6 डायोड। तो आप यहाँ संख्या रख के पता कर लेंगे। ठीक है, आपको रिपल फ्रिक्वेंसी पता चल जाएगा। चलिए एक सवाल के माध्यम से समझाते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो, वो कह दे कि 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रिक्वेंसी क्या है। 3 फेज फुल रेक्टिफायर में रिपल फ्रिक्वेंसी क्या है, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, रिपल फ्रिक्वेंसी बराबर क्या, डायोड की संख्या। तो 3 फेज में और फुल वेव है तो फुल वेव में कितना रहता है, फुल वेव में 2 रहता है, और 3 फेज है तो 2 तिहाई 6। टोटल डायोड की संख्या कितनी हो गई, 6 गुणे रिपल फ्रिक्वेंसी। तो 3 फेज में रिपल फ्रिक्वेंसी क्या है, और फ्रिक्वेंसी दिया होगा, जबकि सप्लाई फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इस तरह का क्वेश्चन दे दिया उसने, जबकि सप्लाई फ्रिक्वेंसी कितना 50 हर्ट्ज। तो हमें डायोड की संख्या पता चल गया कि फुल वेव में 2 डायोड होता है, 3 फेज है तो इसका 3 फेज में गुणा कर देंगे, हो जाएगा 6 डायोड। और सप्लाई फ्रिक्वेंसी उसने दिया है 50 हर्ट्ज, गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा, 300 हर्ट्ज आपका रिपल फ्रिक्वेंसी होगा। समझ में आ गया दोस्तों। अगर इसी जगह वह 3 फेज न देके, मान लीजिए 5वें सवाल में उसने सिंगल फेज दिया हो और आपके फ्रिक्वेंसी कितना दे दिया हो, 70 हर्ट्ज। सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रिक्वेंसी क्या होगी, जबकि सप्लाई फ्रिक्वेंसी 70 हर्ट्ज है। ठीक है, तब देखिए हम जानते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, 2। तो 2 का यहाँ सिंगल फेज में गुणा कराएंगे तो आएगा 2। मतलब इसी सूत्र में भरेंगे, रिपल फ्रिक्वेंसी बराबर डायोड की संख्या इसमें गुणा करा लेंगे, डायोड की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणे सप्लाई फ्रिक्वेंसी कितनी है, 70, आ जाएगा 140 हर्ट्ज। ठीक है, तो उम्मीद है कितने सरल तरीके से आप क्वेश्चन को बना पा रहे हैं।
ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट करेंगे। चलिए देखेंगे, मान लीजिए पूछ लिया कौन सा डायोड कैपेसिटर की तरह काम करता है। डायोड हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा डायोड कैपेसिटर की तरह काम करता है ना। कौन सा डायोड कैपेसिटर की तरह काम करता है, किस किस तरह, कैपेसिटर मतलब संधारित्र की तरह, संधारित्र की तरह कौन सा डायोड काम करता है, तो उसका नाम क्या होगा, वैरेक्टर डायोड। कौन सा डायोड, वैरेक्टर डायोड किसकी तरह काम करता है, कैपेसिटर की तरह दोस्तों काम करता है। चलिए ये मान लीजिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। मान लीजिए पूछ लिया डिप्लीशन लेयर की मोटाई कितनी होती है। जो डिप्लीशन लेयर हम बताए थे, डिप्लीशन लेयर बनता कब है, जब हम दोनों जंक्शन को जोड़ते हैं, या दोनों को पी टाइप एन टाइप को जोड़ने पर, पी तथा एन टाइप की संधि करने पर, की संधि करने पर, ठीक है। डिप्लीशन लेयर कब बनता है बताइए, कब बनता है, कब बनेगा, जब पी टाइप और एन टाइप की संधि करेंगे, मतलब उनको जोड़ेंगे, तब डिप्लीशन लेयर बनता है। और डिप्लीशन लेयर की जो मोटाई होती है, वो डिप्लीशन लेयर की मोटाई कितनी होती है बताइए। तो डिप्लीशन लेयर की जो मोटाई होती है कितनी होती है, किस में होती है, तो वह माइक्रोमीटर में होती है। डिप्लीशन लेयर की जो मोटाई होती है वो किस में होती है, माइक्रोमीटर में होती है। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁶ मीटर में होती है डिप्लीशन लेयर की मोटाई, ठीक है। आपको समझ में ये सब बातें आ रही होंगी, ठीक है। और देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए बता रहे हैं। अब देखिए ये भी पूछ लेगा कि जो पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड कहिए या तो सीधे सीधे डायोड कहिए ना, ये क्या है, यूनिपोलर है कि बाईपोलर है ना। तो ये क्या है, यूनिपोलर, यूनिपोलर है ना, यूनिपोलर है। कैसे पता, कैसे पता, कैसे पता तुम्हें चला कि ये यूनिपोलर है, क्योंकि जो इसमें धारा का प्रवाह होगा वो मेजॉरिटी कैरियर के कारण होता है। यूनिपोलर हमेशा क्यों कह रहे हैं कि इसमें जो धारा प्रवाह होगा, जो धारा का प्रवाह होगा वह किसके कारण होगा, मेजॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर के कारण होगा, ठीक है, बहुसंख्यक के कारण होगा। इसीलिए हम लोग इसे यूनिपोलर कहते हैं, एक दिशा में काम करता है। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि या तो, इसके कहने का मतलब क्या है, या तो होल के कारण धारा प्रवाहित होगा, या तो इलेक्ट्रॉन के कारण प्रभावित होगा, या तो होल के कारण होगा या तो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, ठीक है, दोनों के कारण नहीं होगा, ठीक है। धारा का प्रवाह या तो होल के कारण होगा या तो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। इसीलिए हम लोग इसे यूनिपोलर कहते हैं, एक दिशा में काम करने वाला डायोड कहेंगे, दोनों दिशा में काम नहीं करता है, ठीक है। जबकि आप देखेंगे ट्रांजिस्टर है सब, तो उसमें होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण धारा का प्रवाह होता है, होल के कारण भी धारा का प्रवाह होता है और इलेक्ट्रॉन के कारण भी धारा का प्रवाह होता है। इसीलिए वो क्या होता है, बाईपोलर होता है, दोनों दिशा में काम करने वाला होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। देखिए पूछ लेगा दरवाजे पर अलार्म होते किस डायोड का प्रयोग करते हैं। दरवाज़ा हम लोग बहुत जगह मॉल में जाते हैं, दरवाज़ा खोलेंगे या सुरक्षा के लिए जो लगे रहते हैं, तो दरवाज़ा अगर खोलेंगे तो दरवाजे पे अलार्म होते किस डायोड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम आ जा रहे हैं, टू टू की आवाज़ कर रही है, तो उसमें बीच में सिग्नल रहता है, फोटो डायोड का ऐसे जैसे जाते हैं वो ब्रेक होता है, फिर अलार्म बनने लगता है, सप्लाई जुड़ जाता है। तब दरवाजे पर अलार्म होते किस डायोड का प्रयोग करते हैं। तो ये किस सिद्धांत पे पहले काम करेगा, तो फोटो सिद्धांत पे काम कर रहा है, तो फोटो डायोड का प्रयोग करेंगे। और एक चीज़ और, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर हम सिलिकॉन का रेक्टिफायर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सिलिकॉन का कोई रेक्टिफायर हमने बना लिया, तो इसमें जो धारा बहेगी वह किस में बहेगी, मिली एम्पियर में बहेगी, माइक्रो एम्पियर में बहेगी कि नैनो एम्पियर में बहेगी, किस में बहेगी। तो इसमें जो बहती है नैनो एम्पियर में बहती है धारा।
नैनो एम्पियर में। अगर सिलिकॉन का रेक्टिफायर हम कोई बनाया है तो उसमें जो धारा का प्रवाह होगा वह नैनो एम्पियर में होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इससे ऐसे ही क्वेश्चन जो जो याद आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मिलते हैं जल्द। धन्यवाद दोस्तों।